बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल जेके व्यूज़। नाज़रीन, आज हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू होगा पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस। पाकिस्तान में इलेक्शन को हुए तकरीबन 48 घंटे का वक्त गुजर चुका है। नताइज का सिलसिला अभी भी जारी है। ये हम इस साल पहली बार देख रहे हैं कि 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी अब तक नताइज मुकम्मल नहीं हो पाए। अभी भी नेशनल असम्बली की कम अज़ कम 15 सीटों पर नताइज नहीं आए और बाकी सूबाई असम्बली में भी बेशतर ऐसे हल्के मौजूद हैं जो शहरी इलाकों में होने के बावजूद अभी तक उनके नताइज नहीं आ सकें। तो बहुत सारे इलेक्शन से जुड़ी जो सवालात हैं, जो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा हुई है, वो तमाम मामलात हैं आज के प्रोग्राम में वो डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में भी हमारे मेहमान हैं मोहतरम लतीफ़ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। लतीफ़ साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको आज के इस प्रोग्राम में। और जल्दी से आप सवाल की तरफ चलते हैं। अभी तक नताइज का ना आना क्या वजूहत हो सकती हैं? क्योंकि हमने देखा कि ये दूर दराज इलाकों से नताइज आ चुके हैं। KPK के आखिरी गाँव से भी नतीजे मौसूल हो चुके हैं, बलूचिस्तान से भी मौसूल हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल जो शहरी हल्के हैं वहाँ से नताइज का ना मौसूल होना, क्या समझते हैं? अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब, आज आपने एक मरतबा फिर टाइम दिया। जो हालिया इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, जिस तरह आपने कहा 48 घंटे गुजर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। 48 के अब तो तकरीबन 55-60 घंटे होने वाले हैं इन इलेक्शंस को, और अभी तक रिजल्ट का मुकम्मल न होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और देखा जाए तो रूरल एरिया जो हमारे देही इलाके हैं, वहाँ से अगर रिज़ल्ट आ सकते हैं और शहरी इलाकों से अभी तक रिज़ल्ट का ना आना, और फिर इस पे आलमी दुनिया भी जो है वो तशवीश का इजहार कर रही है। उन्होंने भी आज मैंने देखा कि जो बैनुल-अक़वामी ऑब्ज़र्वर आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में होने वाले जो इलेक्शंस हैं उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उनको रिपोर्ट करने के लिए, उन्होंने भी जो है वो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम ये रिपोर्ट जाके यूरोपीय यूनियन के अंदर जमा करवाएंगे कि पाकिस्तान के जो हालिया इलेक्शन हैं, इन इलेक्शंस के अंदर बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, बहुत सारी धांधली हुई है, और इतनी देर से रिज़ल्ट का ना आना, फिर जो MES सिस्टम है उसका बैठ जाना, इसी तरह जो मोबाइल सर्विस है उसका ना होना, इंटरनेट सर्विस जो है वो उसको बंद कर देना, ये इंसानी हुकूक की जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनकी खिलाफ वर्जी है। तो लगता यही है कि जो मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब उसका यहाँ बैठना मेरा ख्याल है ये अखलाकी जवाज़ ही नहीं बनता और ना ही कानूनी जवाज़ बनता है कि वो इतनी देर से जो है वो अभी तक इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं वो अभी तक मुरतब नहीं हो सके और मुकम्मल नहीं हो सके। लगता है कुछ पीछे इसके खिचड़ी पक रही है। वो जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, तो वो तो रोज़ अव्वल से एक मुतनाज़ शख्सियत है और उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, एक जमात का नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के उस पर बेशुमार एतराज़ात हैं। बहरहाल जी, हुकूमत बनाने का ऐलान किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों को कहा भी गया है कि वो उनके साथ शामिल होकर हुकूमत बनाने का जो अमल है वो मुकम्मल करें। जबकि हम देखते हैं कि नून लीग के पास नशिस्तें इतनी नहीं हैं, यानी कि 71 या 72 हैं, जबकि सबसे जो लार्जर पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, या दूसरे लफ्ज़ों में तहरीक इंसाफ ही उसे कह सकते हैं, उसकी एक बड़ी तादाद है, लेकिन उसे दावत ही नहीं दी गई है। या हुकूमत उसकी तरफ से बननी चाहिए या नून लीग की तरफ से बननी चाहिए? क्या समझते हैं, कैसा फैसला है नून लीग के सदर की जानिब से? गफ़ार साहब, रात को आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया पे भी, TV पे भी, कि दो विक्ट्री स्पीच हुई। एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आके अपनी जो अब यूँ कह लें कि एक तरफ उनका भाई था, एक तरफ उनकी बेटी थी, उसके साथ साथ बाकी जो उनके जीते हुए लोग थे, और एक ज़ख्मी शेर की तरह वो आए और एक विक्ट्री स्पीच की। हालांकि ये टाइम नहीं था विक्ट्री स्पीच करने का, इसलिए कि अभी तो उनके जो सीट्स थी वो तकरीबन 55 से 60 सीट्स थी कौमी असम्बली की, और दूसरी जानब तकरीबन 90 के करीब सीट्स थी जो इंडिपेंडेंस, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनकी। तो वो स्पीच अगर आपने सुनी हो तो उसमें उन्होंने ये दावा किया कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। यानी ये दावा इस तरह से गलत है, यानी अपने आप को कि हम जो है सबसे बड़ी जमात हैं। गफ़ार साहब, ये जो बात उन्होंने की, यानी शर्मनाक बात थी ये
कि एक तरफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग, जिनकी तादाद तकरीबन जो बैरिस्टर गौहर ने जो उन्होंने दावा किया, या इमरान खान की आप स्पीच सुने, उन्होंने तो 170 और 180 के करीब दावा किया कि हमारी सीटें हैं। लेकिन दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हम जो हैं वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, और फिर ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि मैं दावत दे रहा हूँ उन सियासी जमातों को कि आए मिल के हम मखलूत हुकूमत बनाएं। वो वही पीपल्स पार्टी की जिसके खिलाफ वो आज से एक हफ्ता कबल जो है वो इतनी सख्त स्पीचें कर रहे थे, और जो बिलावल हैं वो कह रहे हैं कि तीर से हम शेर का शिकार करेंगे, हम जो है वो किसी के साथ जो है वो हुकूमत में जब आएंगे तो हम हमारा जो मंशूर है प्रोग्राम है हम उसको अमली जमा पहनाएंगे। लेकिन रातों रात जरदारी साहब उठते हैं और सीधे नवाज शरीफ के पाँव में जाके बैठ जाते हैं। बिलावल सखर से फ्लाइट पे जाके लाहौर बैठते हैं और रातों रात जाके वो हुकूमत साजी पे जो है आपस में सलाह मशवरे करते हैं। तो ये मजाक कब तक चलता रहेगा? ये मजाक चल रहा है, हम देख भी रहे हैं कि जो इलेक्शन पूरी कैंपेन हुई बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, वो किसी सूरत नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते थे। मतलब अपनी सारी कैंपेन जो है वो एंटी नून लीग उन्होंने की, जबकि अब हम देख रहे हैं कि एक बार जो हुकूमत का प्रोसेस है वो बनता हुआ अगर एक नक्शा बन रहा है तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलकर शायद हुकूमत की बनाने की तरफ जाएं। लेकिन क्या हम ऐसा भी देख सकते हैं कि पीपल्स जो पीटीआई है ये कुछ उम्मीदवार शामिल करके किसी जमात के साथ इलाक़ करके हुकूमत बना ले? क्या ऐसा भी मुमकिन है? क्योंकि हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और ऐलान किया जा रहा था कि वो भी हुकूमत साजी की तरफ जाएंगे, वो भी अपना वज़ीर आज़म लाएंगे। क्या ऐसा कोई स्टेट्स मौजूद हैं जिनको हम सामने रख कर कह सकें कि पीटीआई भी हुकूमत साजी कर सकती है? देखिए जी, पीटीआई के पास इस वक्त 100 से ऊपर जो है इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की जो ऐलान है उसके मुताबिक 100 इंडिपेंडेंट्स जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो इस वक्त जीत चुके हैं, और जो पीटीआई का दावा है वो 170 है। उसमें बहुत सारे लोग, आप यास्मीन राशिद को देख लें, आप देख लें इसको आलमगीर जो कराची से हैं, इसी तरह खुर्रम शेर जमान हैं, इसी तरह जो है वो पीटीआई के बड़े बड़े लोग जो इस वक्त ये सुलेमान अकरम राजा हैं जो एडवोकेट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अदालतों में जा चुके हैं। अगर अदालतें उनके हक में फैसला दे देती हैं तो ये तो बहुत यानी मेजॉरिटी के साथ आगे जाएंगे, और हुकूमत इनके लिए बनाना तो मुश्किल है ही नहीं, इसलिए कि जब वो किसी जमात के साथ अलायंस करेंगे तो इनको रिजर्व सीटें भी मिलनी हैं। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ इनको ख़वातीन की बहुत सारी सीटें मिलेंगी, उलमा मशाइख की सीटें होंगी। तो ये तो इनके लिए तो मुमकिन है, इनके लिए तो मसला कोई नहीं है। अच्छा, जिस तरह आप अदालतों की बात कर रहे हैं कि अदालतों के पास जाएंगे और रिलीफ मिलेगा पीटीआई को, अगर देखते हैं हम इसके पिछले जो वाक़यात हुए हैं उनसे तो हमें अदालतों में कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। पूरी कोशिश की गई अदलिया की तरफ से भी कि जो केसेस हैं उनसे जल्द अज जल्द फैसले किए जाएँ और सज़ाएँ सुनाई जाएँ, और फिर ये अवाम निकली और अवाम के वोट से ये लोग मुंतखब हुए। अब क्या आप समझते हैं कि अदालतों में जब जाएंगे तो उतनी तेज़ी से फैसले होंगे इनके हक़ में सबूत पेश करने पर? देखें जी, अयाज मीर उनको 30,000 वोटों से जो है वो उनको हरवा दिया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 50,000 की लीड से जो है वो शिकस्त दे दी जाती है। इसी तरह सुलेमान अकरम राजा जो हैं वो 50,000 की लीड से जीत रहे थे, उनको शिकस्त हो गई। इसी तरह जो आप सियालकोट में आ जाएं, सियालकोट के अंदर इसहाक वो डार की जो वालदा है उसको जो है हरियाणा को डार उसको शिकस्त हो जाती है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो शिकस्तें दी गई हैं, जो लोग जीते हुए थे, रात को जीते हुए थे और सुबह वो हार गए। अब जब ये फॉर्म 45 लेके जब अदालतों में जाएंगे और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जब आपस में कंपैरिजन होगा तो जब डिफरेंस सामने आ जाएगा तो फिर अदालत कैसे रोकेगी? मुझे नहीं लगता। हाँ, इसमें देर हो सकती है, टाइम लग सकता है, लेकिन इन फैसलों को रोकना अदालतों के लिए मुश्किल हो जाएगा, और फिर पीछे अवाम का प्रेशर है, इसलिए कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि जब अवाम एक शख्स को वोट देती है, एक पार्टी को मैंडेट देती है, और उस मैंडेट पे आप रात 12 बजे के बाद सुबह तक आप डाका डालते हैं, इलेक्शन रिजल्ट चेंज करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मैं आपको मिसाल दूं कि जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है उसको बड़ी बारीकी से देख रही है।
अब फाफन की रिपोर्ट देख लें, आप पढ़ लें, फाफन जाके गूगल कर लें, आप जाके यूरोपीय यूनियन के जो यहाँ ऑब्जर्वर आए हुए थे उनकी रिपोर्ट पढ़ लें, आप डेविड कैमरून का जो बयान है वो पढ़ लें, आप अमेरिका के जो महकमा खारजा है उनका जो है वो रद्द अमल देख लें। उन्होंने कहा कि हमें तशवीश है। अच्छा, ये जिस तरह आप कहा कि बैरून-अवी दुनिया जो बारीकी से देख रही है, वो इलेक्शन से पहले के मामला को भी बारीकी से देख सकती थी। वहाँ हमने देखा कि एक जमात को बिल्कुल पूरी तरह दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, तो उस वक्त भी तो वो बारीकी से देख सकते थे और कह सकते थे, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल सकते थे, या जो यहाँ पर मुक़्तदिर हल्का है उस पर दबाव डाल सकते थे कि एक जमात जो है, जो सियासी जमात है, अपनी एक हैसियत रखती है, उसके साथ इस कदर जुल्म ना किया जाए। तो अब कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो बारीकी से देख रहे हो, कोई फैसला चेंज होगा? सर देखें, जो इलेक्शंस होते हैं इनको पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, और ये इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर हुए ये तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है, इसलिए कि इनको यहाँ पूरी दुनिया देख रही है। वहीं पे पाकिस्तान की अवाम उन्होंने बाहर निकल के अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया और एक पार्टी के हक में किया। उन्होंने इमरान खान के नाम जो है उन्होंने वोट दिया, और फिर वो लोग जीते जो तीसरे चौथे नंबर पे थे, यानी जिनका पार्टी के अंदर पहला दूसरा नंबर नहीं था, तीसरा चौथा पांचवा नंबर। इनको बहुत सारों को आप भी नहीं जानते होंगे जो इस वक्त इलेक्शन जीत के असेंबली में पहुंच चुके हैं। जब आप इस तरह का जुल्म करेंगे, जब किसी के हाथ पांव आप बांधेंगे, जब किसी के खिलाफ आप बोगस FIR उनके खिलाफ मुकदमात बनाएंगे, और वो लोग जीते हैं जो इस वक्त या तो रूपोश हैं या वो जेलों के अंदर हैं, लेकिन वो जीत के डॉक्टर यास्मीन ये नवाज शरीफ की सीट खतरे में है। आप देख लें यहाँ पे जो ख्वाजा आसफ हैं उनकी सीट खतरे में है, बहुत सारी और सीटें आप देखें। फैसलाबाद के अंदर जो 10 से 12 पूरा यानी फैसलाबाद डिवीजन जो है नून लीग से जो है वो चला गया। तो अब नून लीग को तो अपनी शिकस्त माननी चाहिए, इसलिए कि जो लोग कह रहे थे कि हम 2/3 अक्सरियत से आएंगे, उनको तो 70-71 सीटें मिली। आप समझते हैं कि जो चैलेंज हुए हैं इलेक्शन, वो दोबारा PTI के पास वो नशिस्तें जाएंगी, कभी इम्कान इसका है? क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यकीनन अगर अदालतें बहुत जल्द फैसले करती हैं, अगर इंसाफ अगर है तो फिर उसको इंसाफ को बहुत जल्दी यानी स्पीडी इंसाफ होना चाहिए ना। अच्छा, हम ये पहले भी हमने देखा कि 2013 में इमरान खान बस ये 4 हल्के लेकर जब पूरी कंपेन चली, एहतजाज हुआ, लेकिन उनको नहीं खोला गया। तो क्या उसी तरह की एक दास्तान बन जाएगी अगले 4 साल 5 साल, बस यही हमें सुनने को मिले कि इन हल्कों को खोला जाएगा? रवायत तो यही है, इसमें कोई शक नहीं। रवायत यही है कि जब इस तरह के इलेक्शन हो जाते हैं, रिगिंग हो जाती है, तो उस रिगिंग को चैलेंज करने के लिए, उसको फिर अदालतों में लड़ने के लिए 5-5 साल गुजर जाते हैं। उसकी बहुत सारी मिसालें आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अब तकाजा ये है कि अगर अवाम ने मैंडेट दिया तो उस मैंडेट का एहतराम तो करना चाहिए ना। ये इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हैं आप? यानी 8 फरवरी को इतना वोट नहीं पड़ा गफार साहब जितना 9 फरवरी को नून लीग को पड़ गया रात को। इससे बड़ी ज्यादती कोई है? लेकिन क्या समझते हैं इस बार PTI ने अपने वोट पर सही तरीके से पहरा दिया है? क्योंकि उनने फॉर्म 45 जो है वो सबूत के तौर पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कैंडिडेट जो है उनने संभाल कर रखे हुए हैं और वो दिखा रहे हैं, तो वो एक बड़ा सबूत है, आप जाकर अदालत के सामने पेश कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो आलमगीर खान है PTI का, उसके 1 लाख से ज्यादा वोट थे कराची के अंदर। उसने कहा कि एक पोलिंग स्टेशन से मेरे 4000 वोट हैं और मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है। उसने कहा कि मैं चैलेंज करूंगा, इसलिए कि जब मुझे फॉर्म 47 दिया गया तो उस पर मेरे वोट हैं सिर्फ 1100। मुझे बताएं वो 4000 वोट किधर के हैं? फॉर्म 47 आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के का देखें, उस पर किसी जमात का, जमात इस्लामी वहाँ थी, TLP वहाँ थी और जमातें थी वहाँ। अब उनका किसी पार्टी का वहाँ वोट जो है वो नहीं, जिस किसी ने भी वो फॉर्म 47 मुरतब किया उसने सबसे बड़ी ये गलती की कि उसने किसी जमात का वहाँ वोट ही नहीं। फॉर्म 47 में तमाम जो उम्मीदवार होते हैं उनके वोट वहाँ टैली किए जाते हैं, वहाँ लिखे जाते हैं। वहाँ तो सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद का 1,18,000 समथिंग वोट है और इसी तरह नवाज शरीफ के 1,71,000 वोट है। तो ये इससे बड़ा ब्लंडर मेरा ख्याल है तारीख में आपको ना नजर आएगा और ना मिलेगा। जिस तरह आप कराची के हल्कों की बात कर रहे हैं, वहाँ MQM बड़ी भारी अक्सरियत से देख रही है। अभी मैं एक फ़नी अंदाज में एक पोस्ट देख रहा था, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि अब MQM ने भी इनकार कर दिया कि मजीद नशिस्तें उन्होंने नहीं लेनी है। तो इस पर क्या तबसरा करेंगे? सर ये इससे बड़ा आप फ्रॉड या धोखा या धांधली नहीं, मैं धांधला कहूँगा, इसलिए कि पीपल्स पार्टी और MQM में वो सीटें बांटी गई उनको खुश करने के लिए। MQM को क्यों ज्यादा बांटी जा रही है? यानी देखें पिछली मरतबा वही सीटें PTI के पास थी। ये जो खुर्रम शेर जमान है उन्होंने कहा मैं रात जीता हुआ था,
सुबह मुझे राह दिया गया। अब देख लेना, कराची जो है, कराची के अंदर जो अवाम है वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो शऊर रखते हैं, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लेट में आधी सीटें जो है वो पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, आधी जो है वो एमक्यूएम को। अगर बंदर बॉन्ड करनी थी तो ये नून लीग को किस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए था, क्योंकि बुलाया गया था, लाया गया था, एक मेहनत की गई थी। एमक्यूएम को क्यों वोट दी जा रही है? सर देखें, वहाँ कराची के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर जो सबसे ज्यादा होल्ड है वो पीपल्स पार्टी का है, कराची के अंदर एमक्यूएम का है। अब वहां तो उनको उनका हिस्सा देना था। नून लीग का जहां तक तल्लक है, नून लीग का होल्ड सिर्फ अब पंजाब तक रह गया है, और पंजाब के अंदर जो कुछ करना था उन्होंने किया, लेकिन पंजाब के अंदर उनको बुरी तरह शिकस्त दे दी अवाम ने जाके वोट के जरिए दी। लेकिन क्या आपने समझते कि एमक्यूएम को ज़्यादा सीटें देने का एक मकसद ये भी है कि जब ये दोनों पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखाएं और सेंटर से एमक्यूएम निकाल दी जाए, 17 की 17 सीटें, 18 की 18 सीटें साइड पे कर दी जाए, हुकूमत खुद गिर जाएगी। ये होता तो ऐसा ही है तारीख में। इन लोगों को लाने का, इनको आगे लाने का मकसद यही होता है कि जब आपने चेंज करनी है हुकूमत तो इनको उठा के एक पलड़े से दूसरे पलड़े में डाल दें। बलूचिस्तान के अंदर या कराची में एमक्यूएम को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि देखें, रात को आपने खालिद मकबूल सदीकी का यकीनन इंटरव्यू सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में और जमहूरियत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को इस्तेकाम जो है वो उसको देने के लिए हम तैयार हैं, हुकूमत साजी का हिस्सा बनने के लिए। तो ये तो अरसे से हर दौर में आपने देखा होगा, तारीख आपको जो है वो अगर आप चले जाए 2000 से लेके ये 2024, हर दौर में एमक्यूएम और मौलाना फजलुर रहमान हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। ऐसा ही है नाज़रीन। बिल्कुल इलेक्शन जो है ये तकरीबन हर शख्स के सामने है, जो थोड़ा बहुत भी शऊर रखता है उसके सामने बिल्कुल नताइज मौजूद हैं, और मालूम होता है हर शख्स को किस पैमाने पर धांधली की जा रही है। एक कैंडिडेट जो है, जो रात को 99% उसके नताइज आ जाते हैं और वो 30,000 लीड से जीत रहा होता है, सुबह जब उठते हैं तो आपको पता चलता है कि वो 30,000 वोट से हार रहे हैं। तो क्या इतनी बेवकूफ़ नहीं है अवाम? उसको हक़ाइक़ का पता है और यकीनन इसका कोई सदबाब भी किया जाएगा। गफ़ार साहब, मैं यहाँ अपने नाजरीन को, अपने सामीन को एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ। आपको तकरीर याद होगी अली मोहम्मद खान की, जिसने कहा था कि ये वही अवान होगा, यही असेंबली होगी और मेरा कायद, मेरा लीडर 2/3 अक्सरियत से यहाँ कामयाब होके आएगा। अब आप माने या ना माने, 2/3 अक्सरियत मिली या नहीं मिली? 170-80 सीटें पीटीआई को मिलना ये 2/3 अक्सरियत से कम नहीं। और आज उसी अली मोहम्मद खान को इमरान खान ने वज़ीर आज़म के लिए अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। यानी ये एक बहुत बड़ी खबर है हमारे सामीन के लिए और नाज़रीन के लिए। इसी तरह अगला सवाल यही पूछने वाला था कि कौन समझते हैं कि पाकिस्तान की असम्बली में पीटीआई की तरफ से जो है वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा? और मैं आपको आपकी बात को जो है वो इंडोज करते हुए बताऊं कि वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम दे दिया गया है। शेर अफजल मरवत जो हैं उनको स्पीकर के लिए नामज़द कर दिया गया है पीटीआई की जानब से। ये यानी इस तरह की खबरें। इसी तरह जो बैरिस्टर गौर हैं उनको वज़ीर ख़ारजा के लिए जो है वो उनको नामज़द कर दिया गया है। तो अब ये वकाला की बड़ी तगड़ी टीम, और फिर जब सुलेमान अकरम राजा जैसा बंदा असेंबली के अंदर होगा, यकीनन जो है वो उसके हक में फैसला हो जाएगा। इसी तरह जब बैरिस्टर गौर होंगे, शेर अफजल मरवत होंगे, और अल्लाह करे ये जो शोएब शाहीन साहब हैं उनके हक में भी, क्योंकि उनको भी हरा दिया गया है, अगर उनके हक में भी फैसला आ जाता है तो ये तगड़े लोग जब असेंबली के अंदर होंगे तो असेंबली के अंदर एक तवाना आवाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गूंजेगी। यकीनन लोग, लेकिन अगर हुकूमत नहीं भी बनाती है तहरीक इंसाफ, अगर देखते हैं हम जिस तरह की एक बंदर बाउंड हो रही है, ये सिनेरियो जो नजर आ रहा है, अगर हुकूमत नहीं भी बनाती है तहरीक इंसाफ तो असम्बली के अंदर लोहे की चने चुपवाएंगे ये दीगर जो जमा हुकूमत होगी। ये जितने भी लोग अब इलेक्ट हुए हैं ये कानून को जानने वाले लोग हैं, और जब ये असम्बली में जाएंगे तो तवक्को रखी जा सकती है कि हुकूमत जिसकी भी बनेगी जो दूसरी जानब है, वहाँ पर अपोजिशन में होते हुए भी ये उनको नाकू चने चुपवाएंगे। गफ़ार साहब, आपने कल मियां नवाज शरीफ का चेहरा नहीं देखा, आपने शहबाज शरीफ का चेहरा नहीं पढ़ा, आपने मरियम नवाज जो आज से हफ्ता पहले गले फाड़ फाड़ के गुफ्तगू कर रही थी आपने उनके चेहरे नहीं देखे। इनके लिए हुकूमत करना इतना आसान नहीं है, ये आसानी से, इनके सामने बहुत चैलेंज हैं। ये इन्होंने कहा कि हमें
हमारी ख्वाहिश थी कि हमें 2/3 अक्सरियत मिलती, नहीं मिली। हम अब मखलूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मुझे बताएं, ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो वजीर आजम के लिए अपना उम्मीदवार देगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहले से ही वजीर आजम के उम्मीदवार बन चुके हैं, तो अब फिर इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार जो कुछ हैं उनसे भी बदर बांट। और MQM आपको इतना, आप उसको इजी ले रहे हैं, जिसके पास 17-18 सीटें, वो तो कहेंगे सबसे बड़ी वजारत हमें दीजिए। हाँ, ऐसा ही है। ये एक बड़ी बंदर बॉन्ट होगी नाजरीन। इसमें देखने वाली बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगले अरसे में आप भी TV से जुड़े रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के व्लॉग से जुड़े रहे हैं, आपको भी नॉलेज में इजाफा होने के साथ साथ काफ़ी महसूस भी होंगे। काफ़ी लंबी गुफ्तगू होगी। हमारी कोशिश होती है कि 8 से 10 मिनट के अंदर चीज़ों को वाइंड अप करें, लेकिन मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिन पर तफसील में जब जाते हैं तो बात से बात निकलते हुए काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो बहरहाल जी, आज का जो व्लॉग है, जो प्रोग्राम है, इसको इख्तिताम की जानब लेकर जाते हैं। इलेक्शन हुए, अच्छी बात है, खुशाइन बात है, और पूरी उम्मीद है कि इन इलेक्शन से पाकिस्तान की जो आवाम है उनके हालात बेहतर हों। यही उम्मीद रख कर या प्रोग्राम को इख्तिताम की जानब लेकर जाएंगे। लतीफ़ साहब स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।